संवाददाता सीधा उनके पास चलते हैं। गुरुग्राम के लोगों को संजय, क्या उम्मीदें हैं आज पेश होने वाले इस बजट को लेकर? चुनावी साल है, ऐसे में क्या एक्सपेक्टेशंस लोगों की? जी बिल्कुल, जिस तरीके से गुरुग्राम की जनता की बात करें और हम राज्य सरकार की बात करें, क्योंकि सेकेंड टर्म का आज दूसरा अंतरिम बजट है और ऐसे में कहीं ना कहीं गुरुग्राम की जनता से जान लेता हूं, क्योंकि इंफ्रा पे कहीं ना कहीं ध्यान की बात कही गई है। वहीं पर जिस तरीके से ई व्हीकल है उनको कहीं ना कहीं बढ़ावा दिया जाए। तमाम गुरुग्राम के लोग मेरे साथ हैं, मैं इन्हीं से जान लेता हूँ। सर, आज मुख्यमंत्री वित्त मंत्री के नाते 11 बजे बजट पेश करने जा रहे हैं। अंतरिम बजट है, चुनावी वर्ष है, किस तरीके की उम्मीदें आपको है? आप खुद ही बता रहे थे अंतरिम बजट है, आगे चुनाव आने वाले हैं। मैं तो यही कहूँगा, हरियाणा के लिए सरकार ने काफ़ी काम किया है। कई क्षेत्रों में बेहतरीन काम हुआ है, लेकिन कई क्षेत्रों में सुधार की गुंजाइश है। जैसे कहते हैं ना, हरियाणा खेलों का एक प्रदेश है, तो मुझे लग रहा है कि खिलाड़ियों को और प्रोत्साहन मिलना चाहिए। हरियाणा जहाँ भी जाता है मेडल्स लेके आता है। अब स्वर्ण पदक से लेके और सारे पदक हरियाणा के काफ़ी हक में आते हैं, जो कि भारत का नाम रोशन करने में कामयाब होते हैं, और उसमें बढ़ावा देने की ज़रूरत है। इसके अलावा इंडस्ट्रीज़ को थोड़ा सा मजबूत करने की जरूरत है। एमएसएमई को जितना मजबूत करेंगे, क्योंकि जितना औद्योगिक क्षेत्र मजबूत होगा उतना लोगों को रोजगार मिलेगा। इसके अलावा पर्यटन क्षेत्र में काफ़ी काम हो रहा है और सुधार की गुंजाइश है। किसानों के क्षेत्रों में भी काम हो रहा है, किसानों के लिए, क्योंकि किसान हमेशा मांग करते रहते हैं। केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार प्रयास भी करती रहती है। सुधार हुए हैं, कुछ उनकी मांगे हैं, उसमें सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। और बहुत सारे ऐसे विषय हैं। एक थोड़ा सा, जब तक सरकार के साथ साथ अधिकारियों की जिम्मेवारी तय नहीं होगी, क्योंकि जब तक अधिकारी एक अकाउंटेबिलिटी तय नहीं होगी, मुझे लग रहा है उस निरंतर सुधार नहीं होगा। तो अधिकारियों की जिम्मेवारी भी समय समय पर तय हो। और हरियाणा के साथ साथ हम गुरुग्राम के विषय में बात करें, बहुत बेहतरीन काम हुए हैं। शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर काम हुआ है, थोड़ा सा स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार की गुंजाइश है। गुरुग्राम में भी एक हॉस्पिटल की डिमांड काफ़ी समय से की जा रही है, सरकार की पाइपलाइन में है। उम्मीद है ठेका छूट गया है और जल्द ही उसका शिलान्यास होने जा रहा है। तो निरंतर सुधार एक प्रक्रिया, और हरियाणा सरकार उसमें लगी हुई है। सर, आप किस तरीके से देखते हैं, मुख्यमंत्री खुद आज 11 बजे बजट पेश करेंगे, रियल सेक्टर की मैं बात कर लेता हूँ, किस तरीके के इंफ्रा की मैं बात करूँ, वो अभी भी कहीं ना कहीं गुरुग्राम उससे वंचित है? देखिए, आपने ठीक कहा, इंफ्रा में थोड़ा काम होना बाकी है। हालांकि काफ़ी बड़ी बड़ी परियोजनाएं पिछले 2 वर्षों में हमें देखने को मिली हैं। इस बार मैं चाहूँगा कि जितने रोड अब हमारे बन के रेडी हो गए हैं, उनकी जो ग्रीन बेल्ट है उस पर विशेष हमें, क्योंकि पोल्यूशन का चक्कर हमेशा रहता रहा है, हर बार सर्दियाँ आते पोल्यूशन अपनी चरम सीमा पर होता है। तो मेरे को लगता है ग्रीन बेल्ट को डेवलप करने के लिए एक विशेष पैकेज अभी देना चाहिए, क्योंकि कुछ महीने बाद फिर वर्षा ऋतु आ जाएगी, तो उसमें प्लांटेशन ड्राइव अच्छी हो जाएगी। तो एक तो वो, दूसरा, पिछले फरवरी में स्टिल्ट +4 गुड़गांव में बंद हो गया था। बिल्कुल, तो देखिए गुरुग्राम के लोगों की क्या उम्मीदें हैं, ये संजय लोगों से बातचीत के दौरान बता रहे हैं। फरीदाबाद अब आपको लिए चलती हूँ, जहां से ब्यूरो चीफ देवेंद्र कौशिक मेरे साथ जुड़ गए हैं। देवेंद्र, फरीदाबाद के लोगों की क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आज पेश होने वाले बजट को लेकर? क्या उम्मीद कर रहे हैं लोग? निश्चित तौर से देखिए, फरीदाबाद को औद्योगिक नगरी कहा जाता है और औद्योगिक नगरी में अगर उद्योगों की बात ना हो तो बड़ी बेईमानी सी लगती है। और आज जब 11 बजे ठीक मुख्यमंत्री मनोहर लाल बतौर वित्त मंत्री विधानसभा में बजट पेश करेंगे, तो उसको लेकर उम्मीदें कहीं ना कहीं नजरें उस पर गड़ाए हुए तमाम उद्योगपति भी हैं, व्यापारी वर्ग भी है। और वैसे तो सभी वर्गों के लोगों का ध्यान इस तरफ है कि क्योंकि पिछले बार की अगर बजट की बात करें तो 2 लाख करीब 4,000 करोड़ का बजट पेश किया गया था। चूंकि चुनावी साल है, आखिरी साल है, अगली सरकार को बजट दोबारा पेश करना होगा, तो ऐसे में इस बजट से ज्यादा उम्मीदें इसलिए भी बढ़ रही हैं कि कुछ इस बजट में कुछ ज्यादा मिलने वाला है। क्योंकि हम तमाम जो उद्योगपति हैं उनके बीच में हैं, उनसे बात कर लेते हैं। राणा साहब, आपसे बात करेंगे, किस तरह से देख रहे हैं मुख्यमंत्री अब जब बजट पेश करने जा रहे हैं, कितनी उम्मीदें इस बजट से? देखिए, हमें काफी उम्मीदें हैं इस बजट से, क्योंकि बीजेपी की सरकार व्यापारियों के साथ कंधे से कंधा मिला के चल रही है। और जैसा कि हमने पहले भी चर्चा की थी कि आज के टाइम में जो सबसे ज्यादा जरूरत है 24/7 जो हमें बिजली मिलनी चाहिए व्यापारियों को। जैसे ग्रैप लागू हो जाता है तो हमारे उद्योगों की गति रुक सी जाती है, और ये बार बार समस्या है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत वीक है बिजली का। हमारे पास उत्पादन काफी है, और जैसे आपको भी पता है कि आज की डेट में हरियाणा तीसरे नंबर पे इंडिया में जो बिजली उत्पादन कर रहा है। पर डिस्ट्रीब्यूशन की कमी के कारण हमें करीब, आप ये लगा लो कि 1 घंटा डेली की एवरेज होती है जिसके में बिजली नहीं रहती।
देखिए, बिजली की बड़ी समस्या है, उसको कहीं ना कहीं इंफ्रा को सुधारने की बात की जा रही है। आपको क्या लगता है कि और क्या चीजें हों जो उद्योग पनपे और ज्यादा? देखिए, हम लोग बिजली की समस्या तो ऑलरेडी है ही है। इसके लिए हम लोगों ने सोलर पैनल भी खूब लगवाए हैं, लेकिन सोलर पैनल भी तभी एक्टिव रहते हैं जब हमारी पावर सप्लाई आती है, अदरवाइज सोलर पैनल भी काम नहीं करते। आप क्या कहेंगे? मैं बिजली की समस्या के बारे में तो हमारे प्रेसिडेंट जैसे बोल चुके हैं। मैं स्वास्थ्य और अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बोलना चाहूंगी। हरियाणा नंबर 1 पे आता है और 3 में से एक आदमी बेरोजगार है, जबकि पर कैपिटा इनकम में ये नंबर 7 पे है पूरी कंट्री में। तो अप्रेंटिस प्रोग्राम जो बनाती है गवर्नमेंट बहुत अच्छे चल रहे हैं, उनकी ट्रेनिंग भी चल रही है, लेकिन क्वालिटी ऑफ प्रोग्राम्स में थोड़ा सा खर्चा किया जाए रादर देन कि हम बेरोजगार भत्ता दें, या इससे अच्छा अगर हम थोड़ी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बढ़ा दें उन ट्रेनिंग प्रोग्राम से तो वो अच्छा रहेगा। और स्वास्थ्य पे भी 1% ऑफ जीडीपी खर्च हो रहा है फिलहाल, उसको बढ़ा के 5% किया जाए। और टर्शरी सर्विसेज है, एम्बुलेंस है, दवाइयां हैं, उधर थोड़ा खर्चा किया है। शिक्षा और स्वास्थ्य पे जोर देने की बात कही जा रही है, बेशक जी। उद्योगों के साथ में, क्योंकि स्किल डेवलपमेंट को लेकर भी बात सामने आई है। आपको क्या लगता है, क्योंकि टैक्स को लेकर भी कई बार व्यापारी वर्ग परेशान रहता है, क्या उसमें भी कुछ छूट चाहिए आपको? टैक्स तो वैसे उम्मीद है कि लग नहीं रहा है कोई। व्यापारी को टैक्स से दिक्कत नहीं है, व्यापारी को टैक्स की कंप्लायंस से दिक्कत है। टैक्स की कंप्लायंस बेइंतहा मुश्किल हो रही है। मेरा ये अनुरोध है, कुछ टैक्स की कंप्लायंस की तरफ ध्यान देके उसको आसान किया जाए, टैक्स सख्ती से वसूला जाए, इसमें कहीं परेशानी नहीं है। सिर्फ कंप्लायंस कॉस्ट बढ़ रही है, जिससे हमारी एफिशिएंसीज कम हो रही हैं, और जो हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें हमें अपने प्रोडक्ट सस्ते करने हैं। तो अगर कंप्लायंस कॉस्ट बढ़ रही है तो वो कहीं ना कहीं हमारी इनपुट कॉस्ट को भी इफेक्ट कर रही है। मेरा अनुरोध है, किसी तरह से भी कंप्लायंस आसान की जाए और सस्ती की जाए। ग्रेप का जिक्र आया था, अभी दिल्ली एनसीआर में है और 3 महीने के करीब उद्योगों को चलाना थोड़ा मुश्किल भी होता है। सब्सिडी मांगते हैं आप, पीएनजी गैस को लेकर कनेक्शन का भी अभी इशू रहता है। हाँ जी सर, ये बहुत बड़ी समस्या है। ये जो ग्रैप को लेके लोगों को जो है प्रोडक्शन लॉसेस हो रहे हैं, तो हमारा अनुरोध है गवर्नमेंट से कि या तो बिजली दी जाए या फिर इसको जो है पीएनजी गैस में कुछ ना कुछ सिंप्लिसिटी की जाए, सो दैट के व्यापारी वर्ग से परेशान ना हो। व्यापारी वर्ग परेशान ना हो, व्यापारी भी कहीं ना कहीं उम्मीद बिल्कुल इसी बात देवेंद्र, को आप लगाए बातचीत बैठे कर रहे हैं, हैं। अलग अलग मुद्दों पर लोग अपनी बात रख रहे हैं। संजय भी मेरे साथ गुरुग्राम से जुड़े हुए हैं। संजय, इंफ्रास्ट्रक्चर, रियल एस्टेट, स्किल डेवलपमेंट, लोगों को इन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा उम्मीदें हैं। अगर कुछ महिलाएं भी आपके साथ हैं तो उनसे भी पूछिए, गृहिणियों की क्या उम्मीदें हैं? चूंकि जो व्यापारी वर्ग है उन्हें उम्मीद है कि कुछ राहत मिले टैक्स में, लेकिन चूंकि ये इंटरिम बजट भी है, इसी साल चुनाव भी होने वाले हैं, ऐसे में अंतरिम बजट है, ये पूर्ण बजट नहीं है, तो क्या कुछ उम्मीद है राहत की सरकार से? जी बिल्कुल अंजी, मैं बात करता हूं लोगों से कि आखिरकार अंतरिम बजट है, किस तरीके से आपको भी उम्मीद है इस बजट से? देखो, सबसे पहले तो इंडिया न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद। इस अंतरिम बजट में, पहले के बजट बीजेपी की सरकार 9 साल से हरियाणा सरकार में, हर बार की तरह अंतरिम बजट में क्या होगा, मतलब शब्दों का मायाजाल बना के रखा हुआ है। पिछले 9 सालों में गरीब के लिए कुछ भी नहीं है। जो गरीब लोग हैं, रोजमर्रा की जो वस्तुएं हैं, उनके ऊपर भी जीएसटी का इतना बोझ है। गरीब लोगों के पास मतलब पीछे बहुत समस्याएं यही हैं। और हमारे यहाँ के गुड़गांव के जितने भी उद्योगपति हैं, वो भी धीरे धीरे पलायन यहाँ से अपनी इंडस्ट्री उठाकर जाने लगे, क्योंकि जीएसटी का इतना बड़ा उनके ऊपर लगा दिया। जब तक उद्योगपतियों के मतलब जीएसटी कम नहीं होगा उनके जो भी मटेरियल के ऊपर, तो और उम्मीद करूँगा मैं इस बजट में कुछ और पिछली योजनाएं जो 9 साल की हैं खट्टर साहब की, सारे ढकोसले ही साबित हुए हैं, क्योंकि बोलते कुछ है और उन्होंने बोला था भाई 2022 में 2 करोड़ मकान देंगे गरीब लोगों को, आज तक भी कोई मकान नहीं किसी के पास भी, ठीक है। और एक और मैं छोटी बात बताना चाहता हूँ, 2 करोड़ मकान की बात बोली थी और उन्होंने बोला था भाई, पिछले 10 सालों में बोला था, मोदी साहब आए थे भाई, बजट में भी बोले थे भाई 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे पूरे हिंदुस्तान में, एक भी स्मार्ट सिटी कुछ भी नहीं है। और गुड़गांव तो आपको पता पूरा औद्योगिक मतलब शहर है, और यहाँ की जितनी हालत आपको पता है, पूरे पिछली उसमें देखा बजट के उस पर कूड़ा ग्राम बना के रखा हुआ है, साफ सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है। सर, आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से इस बजट को आप देखते हैं? अंतरिम बजट है, ज़्यादा कुछ खास मिलने वाला नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी आम जनता की कहीं ना कहीं उम्मीदें बजट से हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री खुद वित्त मंत्री और चुनावी वर्ष है। सर, इसमें ना बहुत अच्छे काम किए हैं खट्टर साहब ने।
जिस तरह से हरियाणा में ग्रोथ हुई है गुड़गांव की और आसपास की इकोनॉमी की, मुझे लगता है ब्रांडिंग की ज़्यादा ज़रूरत है सरकार को कंपैरेटिवली। जब हम अदर स्टेट्स की बात करते हैं तो हरियाणा की ब्रांडिंग कम है, तो हरियाणा में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, उनकी ब्रांडिंग की ज़रूरत है। पर्यटन की ज़रूरत है, पर्यटन के ज़्यादा एवेन्यूज़ डेवलप करने की ज़रूरत है। MSME सेक्टर को और ज़्यादा धरातल पे सपोर्ट की ज़रूरत है। ब्यूरोक्रेसी का जो थोड़ा डिले है इम्प्लीमेंटेशन में, उसमें सुधार की ज़रूरत है। प्लस एक मुझे और लगता है कि काफ़ी सारी जो मिलावट आ रही है खाने पीने के सामानों में, मतलब उसके पे कंट्रोल की ज़्यादा ज़रूरत है। ओवरऑल इकोनॉमी हरियाणा की अच्छा कर रही है, मुझे लगता है आगे और करती रहेगी इसी तरह से। अब सर, आप इससे पहले कुछ बात कर रहे थे, वो अधूरी रह गई थी। किस तरीके से स्टील प्लस 4 या फिर रियल एस्टेट सेक्टर की बात हम कर रहे थे? जी, देखिए स्टील प्लस जो 4 है ये गुड़गांव में अलाउ थी, और फरवरी 2023 को कुछ कारणों से इसको बंद कर दिया गया। वो कारण था इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर कि गुड़गांव में इंफ्रास्ट्रक्चर वीक है, इसलिए स्टील प्लस 4 शायद बोझ बन गई है यहाँ के इंफ्रा पर। तो ऐसा नहीं है। स्टील प्लस 4 को लेके हर आम जन साधारण जितना बाजार में आप दुकानदार देखोगे वो सब डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की कहीं कमी है तो उसको इम्प्रूव किया जाए। तो इस बजट में हमने विशेष मुख्यमंत्री जी से आग्रह भी किया था, और मैं दोबारा आपके चैनल के माध्यम से आग्रह करता हूं कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो इंटरनल है, जहां सीवर पानी कमजोर है, उसके लिए आप अलग से एक बजट एलोकेट करें ताकि स्टिल्ट प्लस 4 दोबारा से गुड़गांव में स्टार्ट हो, क्योंकि स्टिल्ट प्लस 4 हर आम जन से जुड़ा हुआ है। मैं बार बार कह रहा हूँ, आज सदर बाजार गुड़गांव देखोगे वहां की सेल करीब 25 से 30% डाउन हो गई है, क्योंकि इंडिविजुअल घर से नहीं बन रहे हैं तो डायरेक्ट सप्लाई उनकी नहीं जा पा रही है। इसी तरीके से जिस आदमी ने गुड़गांव में प्लॉट खरीदा था स्टिल्ट प्लस 4 की मैं अपना एक्सपेंशन कर लूंगा, एक आधा फ्लोर सेल कर लूंगा, उसके सपने चकनाचूर हो रहे हैं। तो उस पर उसकी पॉकेट पर डायरेक्ट बोझ पड़ रहा है, और लेबर तबका और रोजगार इस जो सेगमेंट से मिल रहा था बाजार में वो भी एकदम से रुक गया है। तो इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए आप बजट के अंदर स्टिल्ट प्लस 4 के इंफ्रा के लिए विशेष पैकेज डालें ताकि ये दोबारा बिल्कुल। देखिए, सभी अलग अलग जगहों के लोगों की अपनी अपनी अलग अलग उम्मीदें हैं। संजय, आप बने रहिए मेरे साथ फरीदाबाद से, चूंकि हमारे सहयोगी भी बने हुए हैं, ब्यूरो चीफ मेरे साथ देवेंद्र कौशिक हैं। और देवेंद्र, आपके पीछे कुछ महिलाएं भी मैं देख रही हूँ, महिलाओं से बातचीत कीजिए। बतौर गृहिणी उनकी क्या उम्मीद है, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? अलग अलग क्षेत्रों में महिलाओं को आगे बढ़ते हम देख रहे हैं। सरकार लगातार महिलाओं के साथ कहती है हम खड़े हैं। किचन हो, महंगाई से कुछ राहत की उम्मीद है। MSME सेक्टर्स की अगर बात करें तो वहां पर भी महिलाएं बढ़ चढ़कर आगे बढ़ रही हैं और सरकार की ओर से मदद भी की जाती है। सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से क्या उम्मीदें हैं उनकी? बिल्कुल, देखिए अगर महिलाओं से बात कर लेते हैं, क्योंकि महिलाएं हैं, पहले आप आइए आगे। महिला, आप कामकाजी महिलाएं हैं लेकिन उससे पहले गृहिणी भी हैं। आप आगे आ जाइए थोड़ा सा। क्या लगता है क्या चीजें और ऐसी बदलें, इसमें बदलाव हो जो महिलाओं के लिए, क्योंकि महिलाओं का ही साल कहा जा रहा है जैसे 33% आरक्षण लागू हुआ है। महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है, महिलाएं बढ़ रही हैं, लगातार आगे बढ़ रही हैं। MSME को लेकर जिक्र आया है सामने, क्योंकि गृहिणी भी हैं आप और एक उद्योग भी चला रही हैं, तो दोनों तरीके से कैसे देख रही हैं इस बजट को आने वाले? जैसे मैंने अभी बोला शिक्षा और हेल्थ केयर के बारे में, एज एन MSME ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हरियाणा में वैसे तो कहने के लिए लागू है, काफी स्तर तक है भी, लेकिन थोड़ा सा उसको और सरल बनाया जाए। जो हम एम्प्लॉयमेंट और सबकी बातें करते हैं वो तभी होएगा जब इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी। इन्वेस्टमेंट बढ़ी है हरियाणा में, बाहर से कंपनीज आ रही हैं, बस ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सब कुछ ही आ जाता है, आपका टैक्स आ जाते हैं, आपकी कंप्लायंसेस आ जाती हैं। उसमें अगर कुछ खर्च करके गवर्नमेंट उसको थोड़ा और सरल बना सके, जो जटिलताएं हैं वो कम हो सके, तो जरूर काम आएंगी। बिल्कुल, लेकिन फरीदाबाद की अगर बात करें तो फरीदाबाद जो पर्यावरण की दृष्टि से अगर देखा जाए तो टॉप 10 पॉल्यूटेड सिटी में फरीदाबाद को गिना जाता है। और ये उद्योगों के लिए भी, चूंकि उद्योगों की चिमनियों से निकलने वाले धुएं को भी एक वजह माना जाता है, और इसको लेकर सरकारें अपने स्तर पर काम जरूर कर रही है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें, स्टेट गवर्नमेंट की बात करें। आपको क्या लगता है कि जिस तरह से अब बजट आएगा उसमें क्या प्रावधान उद्योगों को लेकर हो, ताकि आप जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात सामने आई और उद्योगों को सरलता के साथ आगे चलाया जा सके? देखो, इसमें कोई दो राय नहीं है कि थोड़ा सा इंडस्ट्री को शॉर्ट टर्म अभी कोई गेन नहीं है, ना ही कोई टैक्सेस में बेनिफिट हुए ना कुछ हुए।
लेकिन हाँ, लॉन्ग टर्म में एक सबसे अच्छी बात जो हुई है, जो पिछली बार भी मैंने कही थी, कि स्किल डेवलपमेंट पे गवर्नमेंट ने इस बार जोर दिया है और ये एक अच्छी व्यवस्था है जिसका फायदा लॉन्ग टर्म में उद्योग को जरूर होगा। स्किल मैन पावर की बहुत कमी है, तो जो इन्होंने आज एएसडीसी को जो फंड इन्होंने जो अलॉट किया है, और एएसडीसी अगर उसमें ठीक से काम करती है तो लोगों को स्किल मैन पावर मिलेगी। लेकिन इसके साथ ही साथ कि बहुत सारे ऐसे टैक्सेस और बहुत सारी ऐसी कंप्लाइंसेस हैं जिनसे अभी भी उद्योग को परेशानी है। उद्योगों को परेशानी है, उद्योग आसानी से चल सके उसको लेकर तमाम जो व्यापारी वर्ग है वो सामने है। आपको क्या लगता है बजट में किस तरह के और प्रावधान हो जो और आसानी से तमाम चीजें सरलता के साथ बढ़े? देखिए, उद्योगों के लिए गवर्नमेंट को थोड़ा सा जो स्ट्रिक्टनेस है उसमें तो ढील होनी चाहिए। जैसे किसान है बगैर मतलब के मांग लेते हैं, ये भी चाहिए वो भी चाहिए, हमें भी थोड़ी रियायत होनी चाहिए। कुछ जिनकी टैक्स भरते हैं, कुछ न कुछ हमारे लिए भी मतलब बुढ़ापे के लिए ठीक होना चाहिए कि भाई मेहनत करिए सारी जिंदगी। कुछ ऐसा सोचना चाहिए कि भाई बिजनेसमैन भी तो गवर्नमेंट को टैक्स देता है, उसके लिए भी आज नहीं या 2 साल बाद 3 साल बाद बजट में कुछ ऐसा है कि उसको थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिले कि हाँ उसको भी गवर्नमेंट की तरफ से कुछ सुख मिले, सेफ्टी मिले, ऐसा कुछ मिले। सुरक्षा की जरूरत है उद्योगों को, बिल्कुल। सुरक्षा को देखिए, लेकर उद्योगपति जो हैं वो भी अपने स्तर पर सुरक्षा की उम्मीद लगाए बैठे हैं। अब कितना उम्मीदों पर खरा उतरता है सरकार का ये बजट, जो कि कुछ ही देर में मुख्यमंत्री मनोहर लाल बतौर वित्त मंत्री पेश करेंगे। 11 बजे कुछ और मिनटों का इंतजार करना होगा और फिर बजट पेश किया जाएगा। आप दोनों का फिलहाल शुक्रिया इस पर मेरे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन इंडिया न्यूज पर बजट को लेकर महा कवरेज लगातार है जारी। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक।